जी माफी। जी शौकत भारती साहब, रूस ने जो है वो धमकी दी है कि अगर यमन पे हमला किया गया या हमला नहीं रुका तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। क्या कोई ऐसी खबर है रूस की तरफ से कि रूस ने कोई ऐसी बातचीत की हो? रूस ने धमकी तो नहीं दी है, लेकिन ये बात है कि रशिया इसमें बाकायदा तौर के ऊपर रशिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और रशिया वो चाहता भी है रशिया कि हमको जितना इन्होंने यूक्रेन के अंदर सामने यूक्रेन को करके पूरे यूरोप और अमेरिका ने जिस तरह से उसके लोगों को मारा है, 3.5 लाख की उनकी आर्मी मरी है, उसको 2 साल से जंग में फंसाए हुए हैं, उसके साथ सैंक्शन लगा रखा है, तो उसके लिए बड़ा बेहतर मौका है। वो यहाँ के ऊपर अगर इंटेलिजेंस सप्लाई कर देंगे, मिसाइल सप्लाई कर देंगे, सारी चीजें सप्लाई कर देंगे, तो फोर्स तो खड़ा ही है, लड़ने वाले खड़े हैं। उनके पास सिर्फ इंटेलिजेंस और आर्म्स की कमी है। अभी चाइना के लिए मुंह बनाया ना उन्होंने, बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि चाइना से मुझे उम्मीद नहीं थी। और ये जो अभी जो हमास वाले फायर कर रहे हैं, उनके पास चाइना के हथियार निकल रहे हैं, है? अरे भाई, तुमको अमेरिका के मिल रहे हैं, यूरोप को मिल रहे हैं, इनको मिल रहे हैं, तो चाइना ने कैसे हथियार पहुंचा दिया, ये बड़ा परेशान है। इसके मतलब चाइना हमास से मिला हुआ है। अब ये भी बातचीत हो रही है, तो जाहिर सी बातचीत है। जंग में जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो फिर रशिया क्यों नहीं करेगा। रशिया जो मिसाइल्स लिए हैं रशिया ने ईरान से, अब वो मिसाइल जो है अगर वो वहां के ऊपर चलाएंगे, क्या नाम है, सीरिया के अंदर खड़े होकर, तो सीरिया को डिफेंस करना उनके राइट में है, सीरिया से उनका टाई अप है। जंग बढ़ेगी जब ये सीरिया के ऊपर अटैक करेंगे, तो कितनी देर तक बर्दाश्त करता रहेगा। अभी देखिए जो हालात हैं, इराक के अड्डे को वहां से शिफ्ट होने दीजिए, फिर उसके बाद ये सीरिया का भी अड्डा, क्योंकि दोनों इलीगल है। सीरिया गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं है अमेरिका, अमेरिका को अपने बेसेस वहां से हटाने ही पड़ेंगे। और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि उनका बेस वहां के ऊपर रहे सीरिया के अंदर। तो हालात तो बहुत ही इस वक्त टफ है जनाबे वाला। जी जी बिल्कुल। शौकत भारती साहब, एक चीज और देखिए, दुनिया जो है वो नहीं चाहती कि जंग हो, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जिस तरीके से कोरोना ने पूरी दुनिया को तोड़ के रख दिया, और आज भी कहीं ना कहीं उससे दुनिया मुतासिर नजर आती है। दूसरा ये कि यूक्रेन और रूस के वार ने भी दुनिया को मुतासिर किया। कई मुल्क जो है इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हालात के। और तीसरा ये, तो ये जो जंग है 3 महीने की, और अभी आप देखिए कि यमन यानी रेड सी में थोड़ी सी हलचल हुई थी और हाहाकार मचने की सूरत आ गई। ऐसे में ऐसे में क्या लग रहा है कि किस तरीके से, मतलब इसका ये जो चल रहा है इसका अंजाम क्या होगा? अगर मान लीजिए इजराइल में नेतन्याहू को हटाया जाता है, वहां कोई नया आता है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि अब जंग रुकेगी और कोई बातचीत होगी और टू नेशन को अमली जामा पहनाया जाएगा। क्या इसके ये चीज? इसके इसके असरात 1 हफ्ते के अंदर सामने आ जाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर ये सारे हालात सामने आ जाएंगे, क्योंकि जंग बंद कराने में पूरी दुनिया एक थी। एक ना होती तो यूनाइटेड नेशन में जंग बंद कराने के लिए वोटिंग ना होती। उसके अंदर तमाम इस्लामिक कंट्री भी थे और दुनिया का ज्यादातर कंट्री थे। लेकिन पहले ये 5 आई वाले जो थे, इन्होंने मुखालफत की, फिर वो भी खड़े रहे, तो फिर लेकिन ये दोनों खड़े रहे, ब्रिटेन और, मतलब 3 वो भी कट गए, जर्मनी और फ्रांस भी वो भी कट गया, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो दोनों खड़े रहे। फिर आखिर में ये हुआ कि ब्रिटेन ने वोट नहीं किया, अमेरिका साहब ने विटो कर दिया। तो जंग ना रुकवाने का जो काम किया है वो अमेरिका ब्रिटेन ने ही किया है। पूरी दुनिया जंग नहीं बढ़ाना चाह रही थी। अगर ये अमेरिका और ब्रिटेन अपनी जिद ना करते तो ये जो है 28,000 लोग जो मरे हैं, और ये 60,000 लोग जो जख्मी हैं, और जो 20,000 लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, ये इसकी जिम्मेदारी हर हाल में ऋषि सुनक की और बाइडेन की है। ये जिम्मेदार हैं।
अब ये अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, इनको इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको चाहे कितने लोग मर जाएं, इनकी सेहत पे तो ये सब के सब तो जंग रोकना चाह रहे थे। क्या अगर नहीं, क्या हमास ने इनके साथ नेगोशिएशन में कहीं से इनकार किया था? अगर इस्लामिक कंट्रीज नहीं रोक रहे थे तो कतर के अंदर नेगोशिएशन क्यों हो रहा था? मिस्र के अंदर नेगोशिएशन क्यों हो रहा था? नेगोशिएशन छोड़ के कौन भागा? इसके मतलब जंग कौन करना चाह रहा था? दुनिया को जंग की दलदल में ढकेलने का काम सिर्फ 3 लोगों ने किया है, वो है ऋषि सुनक, बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू। ये 3 लोगों ने पूरी दुनिया को, खुद अमेरिकन कह रहे थे, अमेरिका के रोड के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, ब्रिटेन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, पब्लिक कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है जंग रोको जंग रोको। जंग तो यही आगे बढ़ा रहे हैं। हौती ने भी जब बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने कि जंग रोक दो, वहां ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा दो, हमसे कोई मतलब नहीं, रेड सी से जो कुछ करना है करो। तो बिल्कुल। जंग को फैलाने का ये वारशिप लेके चले आ रहे हैं, ये आर्म सबनेशन दे रहे हैं, ये उसके अंदर घी में आग डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकायदा बयान दे रहे हैं कि हम आखिर वक्त तक इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी आके उनका बयान देता है वहां के ऊपर। तो सवाल ये पैदा होता है, जंग तो ये लोग बढ़ा रहे हैं, जंग इनका कारोबार है, इन्होंने जो कुछ बेचा है क्या फ्री में बेचा है? क्या इसका पैसा नहीं लेगा क्या अमेरिका इन हथियारों का? तो सवाल ये, अब तो बातचीत हो रही है ना कि इनको हथियार दिए गए, वो कहां गया? इनको पैसा दिया गया, कहां गया? इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अभी देखिएगा, इनका तो पूरा नेक्सस समझ में आ गया कि इनका कारोबार सिर्फ आतंकवाद से चलता है और जंग से चलता है, उसी से चलाना है, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। इनको तो डिवाइड एंड रूल कराना है, कभी इनको लड़ाओ, कभी इनको लड़ाओ, कभी इनको लड़ाओ, कभी इनको लड़ाओ। तो ये इन्होंने पूरी दुनिया के लिए मुसीबत है ये लोग, और ये दुनिया के अंदर ये तीनों नंगे हो चुके हैं। अब इनकी हालत खराब है, क्योंकि जब अगर ये जंग बढ़ गई और मान लीजिए कि इनकी जहां पे गैस सप्लाई है वहां तक कब्जा कर लिया जाके हिजबुल्लाह ने, तो ये यूरोप तक गैस कहां से जाएगी? क्या पोजीशन होगी? रेड सी में हौती ने रोक दिया है, वहां के ऊपर जंग बढ़, ऐसा कितने दिन संभाल के रखेंगे भाई? ये कितने दिन तक इनको बचाएंगे? और या फिर ये खुद उतरे जंग में, खुद आते हैं जंग के अंदर, तो इनको, ब्रिटेन को और इनको फुल फ्लैश जंग लड़नी पड़ेगी समंदर के अंदर। हौती अपने घर के अंदर हैं, ब्रिटेन बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, यहां आके जंग लड़नी पड़ेगी मिडिल ईस्ट में। इधर इराक भी है, इधर क्या नाम है, सीरिया भी है, इधर ईरान भी है, इधर सब लोग हैं। हो सकता है कि आगे मामला बढ़ जाए तो टर्की वर्की सब, अगर जब जंग बढ़ेगी तो फिर पोजीशन क्या होगी? बिल्कुल। पब्लिक प्रेशर तो बढ़ ही रहा है ना। तो जो इनको सपोर्ट मिलता था बेसिस से, एक चीज शौकत भारती साहब, आप के पास जो तजर्बा है, मैं समझता हूं कि उसका फायदा हम लोग उठाते हैं कि क्या आपने इससे पहले, मैं खास तौर से मिडिल ईस्ट की बात करूं और अरब ममालिक की, कि जो रवैया इस बार रहा और अमेरिका को जो उम्मीद रही होगी, या अमेरिका जिस तरीके से हैंडल कर लेता था, क्या आपको लग रहा है इस बार कर पाया? मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो अमेरिका इसमें कामयाब हुआ है। तो क्या ये जी, सबसे बड़ा कार्ड था शिया सुन्नी कार्ड, जी वही वो फेल हो गया। ईरान वर्सेस अरब कार्ड, वो फेल हो गया। ठीक है, इन्होंने सोचा था कि जब अरब वो शर्त नहीं मानेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं तोड़ेगा और ये नहीं करेगा और ये नहीं करेगा, तो वो क्या करेंगे, वो अलग हट जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। लेकिन ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर से हटे नहीं, वो एक दूसरे को समझाते रहे, हालात को बताते रहे, रिलेशन रखे रहे, बाकायदा बातचीत करते रहे। हालांकि जो शर्त नहीं मानी गई थी, उनके सुप्रीम लीडर ने जो बातचीत कही थी उसको रिजेक्ट किया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर की बात को रिजेक्ट करना मजाक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी खुद सुप्रीम लीडर ने इनको कहा कि नहीं, नेगोशिएट करो, इनको समझाओ, बातचीत करते रहो, बातचीत करते रहो। उस बातचीत का असर ये हुआ
कि जो ये चाहते थे कि किसी तरह से ईरान वर्सेस ये हो जाए और ईरान उठाकर जो अटैक कर दे और उसके बाद ये हो जाए, फिर यहां से जो ये चाहते थे कि ईरान उधर से अटैक करे, इधर से सऊदी अरब में बैठा हुआ जो है क्या नाम है अमेरिकन जो है उसको इंटरसेप्ट कर दे, हौती की मिसाइल इंटरसेप्ट करना शुरू, इधर से जॉर्डन इंटरसेप्ट कर दे, तो क्या करे, ईरान वर्सेस सऊदी अरब हो जाए, ईरान वर्सेस जॉर्डन हो जाए, ईरान वर्सेस यूएई हो जाए। जो ये जो खेल इन्होंने सजाया था, जो इनको जिसपे इनकी पूरा बरसों का इनको डिवाइड एंड रूल का जो मामला था। देखिए ईरान को अगर आप देखें, ये हमास वो है कि इसकी बशर असद से खटक गई थी। कुछ लोगों ने जब हालात खराब हुए थे तो उस वक्त जो है बशर असद से खटक गई थी, किसकी, हमास की। लेकिन हमास से बशर असद को फिर से ले आके करीब किया, हमास से हिजबुल्लाह की खटक गई थी, उनको दोनों को दसियों साल लगाकर कोशिश करके इन सारी चीजों को उन्होंने, ईरान ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया। आज बशर असद भी एक जगह पर है, बशर असद भी हमास की मदद कर रहे हैं, हिजबुल्लाह भी हमास की मदद कर रहा है, हौती भी हमास की मदद कर रहा है, हजदुश्शाबी भी मदद कर रहा है, ईरान भी मदद कर रहा है, लेबनान के लिए भी कहा, लेबनान की गवर्नमेंट के बीच में कैसा तालमेल बैठाया, वरना लेबनान की गवर्नमेंट में और हिजबुल्लाह के अंदर होता। तो ये जो इन्होंने एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है, यानी यूनिटी का जो कार्ड था ईरान का, और ये बड़ी कामयाबी है। देखिए अमेरिका और ब्रिटेन का डिवाइड एंड रूल का कार्ड खत्म हो गया है, ईरान का यूनिटी वाला कार्ड जो था, कार्ड ऑफ यूनिटी जो है, ये कार्ड ऑफ यूनिटी ने इसकी जो है नहीं। तो अब एक बड़ा सवाल शौकत भारती साहब, एक बड़ा सवाल अब ये पैदा हो गया है कि फिर अब अमेरिका का असलाह बिकेगा कहां? क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक मिडिल ईस्ट को इन लोगों ने पूरा जो है बिजनेस हब बना लिया था कि साहब यहाँ पे आप एक दूसरे को लड़वाइए और सिक्योरिटी के नाम पे और अरबों को खास तौर से डराइए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अरब भी चेंज हो रहा है, सऊदी में भी अब आप देखिए तो बड़ी तब्दीली, एजुकेशन की तरफ भी वहां तवज्जो दी जा रही है और ये बड़ी दानिशमंदी है। देखिए वो आप भले कह लीजिए कि पब्लिक नहीं, पब्लिक भी और नहीं पब्लिक भी है शौकत भारती साहब, पब्लिक का प्रेशर सीखे, पब्लिक प्रेशर बहुत होता है, पब्लिक प्रेशर भी। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो चीजों को देखता है, समझता है जब वो आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर टैलेंट है और मैं कुछ कर सकता हूं। ईरान को उन्होंने देखा, तो ये जो सिचुएशन है मैं समझता हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो चीजें शौकत भारती साहब, एक वाजिद अख्तर अंसारी साहब ने लिखा है कि अंदरूनी तौर पर अमेरिका इजराइल के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका में मौजूद इजरायली लॉबी की वजह से अमेरिका बेबस है। ये अच्छा ये इसमें सच्चाई है क्योंकि इनका जो मुमताज साहब देखिए, एक्चुअली जो ब्रिटेन और अमेरिका उसका ही ये हेड ऑफिस है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये जो इजराइल जो है ये उसका ही हेड ऑफिस है, किसी और का नहीं है। ये जो क्या कहते हैं कठपुतली नाच रही है, इस कठपुतली को बनाया इन लोगों ने और इस कठपुतली को नचाते यही हैं। इसी कठपुतली को नचा नचा के पूरे अरब को इन्होंने डराया। इसी कठपुतली, ये इनका सबसे जबरदस्त टूल है। ये जो है इजराइल जो है इनका जबरदस्त टूल है और जाहिर सी बातचीत है वो इनका एक अपने अंदर की जो है कि हमारी अपना एक मुल्क हो, हम ग्रेटर इजराइल बनाएं, हैकल सुला, वो जो इनका एक जो जुनून है ना, मजहबी जुनून, उस जुनून की वजह से ये पूरी तरीके से पूरी ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, ठीक है, इस ज़ायनिस्ट लॉबी के खुद इस वक्त ज्यूज भी जो है वो पूरी तरीके से खिलाफ है। आप ये समझ लीजिए, ये जो इनका सारा जो चीजें आई हैं, जैसे कि वो जो अभी एक वीडियो इनका रिलीज हुआ है जिसमें इनके बड़े बड़े पुराने फौजी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से मैंने फिलिस्तीन की औरतों के साथ रेप, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि अरे यार ये क्या है, और उन्होंने कह रहे हैं कि देखिए इसके लिए ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए सारी चीजें जायज हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि
उन्होंने इनको एज ए कॉलोनी इस्तेमाल किया, और जो जो लॉबी थी, ज़ायनिस्ट लॉबी थी, उसने सोचा कि अब हम अपने टारगेट के लिए ब्रिटेन को भी यूज कर लेंगे, अमेरिका को भी यूज कर लेंगे। वो लॉबी वहां बैठी रही, उसने फाइनेंस के ऊपर कब्जा किया। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो फंडिंग करते रहे, वो समझ रहे थे कि अमेरिका को हम नचा रहे हैं। तो जाहिर सी बातचीत है, अभी जो नया जेफरी एप्सन वाला जो कांड पूरा खुला है, उसने जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो अब बड़ी लोगों की आंखें खुल रही है कि ये ज़ायनिस्ट लॉबी तो बहुत ही खराब है,